जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज आपका 8वां प्रैक्टिस सेट चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग टोटल 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो साथियों आप सभी पूरा टेस्ट को ध्यान से लगाइए और आज के इस 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपर रूप होता है कोई भी फास्फोरस, लाल फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस या फिर डी ब्लैक फास्फोरस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी आंसर बताइए। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए साथियों, दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस जो होता है इसका अपर रूप होता है, तो याद रखिएगा लाल फास्फोरस का। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है लाल फास्फोरस। एक पूछा जाता है श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस तो चूहा मारने की दवा के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है श्वेत फास्फोरस का। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 2 8 8 2। सबसे पहले देखिए परमाणु क्रमांक 20 किस तत्व का होता है, तो ये कैल्शियम का होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। सिंबल क्या है Ca और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 8 और 2, याद रखिएगा। आगे देखिए समुद्री शैवाल में क्या होता है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, समुद्री शैवाल में क्या होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना है समुद्री शैवाल में आयोडाइड होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और समुद्री घास में पूछे किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, तो आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है किसमें, समुद्री घास में। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आप सभी जानते हैं आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। आगे देखिए सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर बताइए। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइम को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सेल्यूलोज जो है ये इनमें से किसका मुख्य घटक होता है। सही जवाब है कोशिका भित्ति। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाया जाता है, तो याद रखिए केवल पादप कोशिका में। आगे देखिए भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। तो भ्रूण विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो गर्भाशय। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भ्रूण विकास के लिए गर्भाशय से खाद्य यानी भोजन की आपूर्ति की जाती है। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है। और देखिए साथियों जितने भी आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको कॉपी में साइड में लिखते चलना है, फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। और आपको प्रयास करना है 50 क्वेश्चन में से कम 35 से 40 क्वेश्चन सही करने का। तो पीनियल ग्रंथि यह मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पर, मस्तिष्क में। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। यकृत ग्रंथि की बात करें, मानव शरीर की ये सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है।
तो देखिए दो विटामिन ऐसे हैं जो पानी में घुलनशील है, एक है विटामिन बी और दूसरा है विटामिन सी। ये दो ऐसे विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील है। और इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है पानी में कौन सा घुलनशील है, तो बी और सी। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया है विटामिन बी। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन। क्या होता है, थायमिन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी इसमें सबसे अधिक योगदान देता है। जीडीपी को ही हिंदी में कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं तृतीयक क्षेत्र, याद रखिएगा। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक है द्वितीयक क्षेत्र और एक है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आएगा, तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वन, ये सभी किस में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, तो विनिर्माण और उद्योग जो है द्वितीयक क्षेत्र में आता है। और तृतीयक क्षेत्र में आएगा बैंक, बीमा, परिवहन, व्यापार, ये सभी किस में आएगा, तो तृतीयक क्षेत्र में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है, चलिए आंसर बताइए। तो साथियों सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो संबंध होता है व्यक्तिगत इकाई से होता है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, बिल्कुल एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर बताइए, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए भारत में बेरोजगारी का जो मूल कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को। मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि, चलिए आंसर बताइए। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, आप सभी जानते हैं, तो क्यों किया था आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, तो 1906 में। कब होती है, 1906 में। कहाँ पर, तो बांग्लादेश के ढाका में। अन्य प्लस अन्य की संधि से बना शब्द कौन सा है। और देखिए साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो अन्य प्लस अन्य से क्या बनेगा, अन्याय बनेगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इस प्रणाली में राष्ट्रपति ही वास्तविक एवं संवैधानिक प्रधान होता है। निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर बताइए। और साथियों अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो कौन सा उत्कृष्ट गैस नहीं है, क्लोरीन। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्लोरीन। क्लोरीन जो है यह हैलोजन समूह का तत्व है। अब देखिए उत्कृष्ट गैस की बात करें तो आवर्त सारणी का जो समूह 18 है, तो समूह 18 में रखे गए तत्वों को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। और ये गैसें रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, नियॉन हो गया, जेनॉन, ये सभी क्या है, हीलियम उत्कृष्ट गैस है। निम्न में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह का तत्व है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा,
अभी हमने आपको बताया था क्लोरीन क्या है, हैलोजन समूह का तत्व है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है क्लोरीन, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। और साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है, जिससे होगा क्या, आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो क्या जल से हल्का होता है, तो सोडियम, जिसका सिंबल Na होता है, परमाणु क्रमांक 11 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना था। तो देखिए साथियों, भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम बना था 1985 में। कौन सा संशोधन हुआ था, तो 52वां संशोधन हुआ था 1985 में। इसी के तहत दल बदल विरोधी अधिनियम कानून बना था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसी के तहत 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जो कि दल बदल अधिनियम से संबंधित है। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है। सही आंसर है कर्नाटका ने जीता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है, तो डूरंड कप, ध्यान रखिएगा। डूरंड कप ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। निम्न में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है। तो तन्य का मतलब क्या होता है, जिसे खींचने पर अधिक लंबा हो। तो तन्य धातु इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो किसको खींचकर लंबा किया जा सकता है। तो यहाँ पर 19 के लिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोल्ड, यानी कि सोना को। और सोना जो होता है यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो है कौन सा है, तो 161वां है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 161वां। पौधों में श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। चलिए, किसके लिए आंसर बताइए। पौधों में श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ये क्या है, अंतिम उत्पाद है। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसे कहा जाता है हॉट मनी, यानी गर्म मुद्रा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। गर्म मुद्रा क्या है, तो जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो उसे कहा जाता है गर्म मुद्रा। खुला आकाश नीति क्या है। चलिए आंसर बताइए, ओपन स्काई पॉलिसी क्या है। तो देखिए, खुला आकाश नीति क्या है, तो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना है। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है। यहाँ पे राज्य सरकार नहीं है, भारत सरकार है, ध्यान से आंसर कीजिएगा। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में ऋणों की वसूली ये शामिल नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऋणों की वसूली ये शामिल नहीं होता है। आगे देखिए, रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है, तो निर्यात में वृद्धि है, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना है, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है।
जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। और कितने नंबर के हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 50वें नंबर के। इससे पहले कौन थे? तो 49वें न्यायाधीश थे यू ललित, जस्टिस यू ललित। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? चलिए 27 के लिए आंसर बताइए। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो प्यारे साथियों, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। किसे कहा जाता है? ओसाका को, याद रखिएगा। और संघाई की बात करें तो चीन का मैनचेस्टर कहलाता है संघाई। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे कोयम्बटूर। सभी को ध्यान रखिए। 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? चलिए 28 के लिए आंसर बताइए। 1991 की आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उदारीकरण है, अधिक बाजार अभिमुखीकरण है, निजी क्षेत्र का विस्तार। ये सभी है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। पवनार आश्रम का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर बताइए। पवनार आश्रम का संबंध किससे है? सही आंसर है विनोबा भावे से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, विनोबा भावे से। एक पूछा जाता है सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम किससे संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है सदाकत आश्रम, याद रखिएगा। शांति निकेतन पूछे तो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। सत्याग्रह आश्रम पूछे तो महात्मा गांधी से। निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है? चलिए आंसर बताइए। कौन सा आर्टिकल था जो जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान करता था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 370, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है 370। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? चलिए आंसर बताइए। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र पूछे तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। सीडेराइट किसका अयस्क है? चलिए 33 के लिए आंसर बताइए। सीडेराइट किसका अयस्क है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ये लोहा यानी कि आयरन का अयस्क है। और सीडेराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3। ये सीडेराइट का फॉर्मूला है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? चलिए 34 के लिए आंसर बताइए। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जागो ग्राहक जागो। ए ऑप्शन सही है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछे तो 15 मार्च को मनाया जाता है। क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, मीराबाई का जन्म हुआ था कहाँ पर? तो राजस्थान में। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान में मीराबाई का जन्म हुआ था। आगे देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ पर हुआ था?
तो साथियों 36 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आविन्यो किनकी रचना है? चलिए 37 के लिए आंसर बताइए, आविन्यो किनकी रचना है? तो साथियों आविन्यो की बात करें, अशोक वाजपेयी जी की रचना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। शोक किस रस का अस्थाई भाव है? चलिए 38 के लिए आंसर बताइए, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो ये करुण रस का अस्थाई भाव है। देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है करुण, शोक जो है करुण रस का अस्थाई भाव है। प्रकाश तरंगे होती है। तो साथियों प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। कैसा? अनुप्रस्थ तरंग। और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो देखिए समतल दर्पण में बिंब यानी प्रतिबिंब का समान साइज का होता है, बिल्कुल सही है। काल्पनिक होता है प्रतिबिंब, ये भी सही है। समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने, यानी कि समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है वस्तु का प्रतिबिंब जितनी वस्तु जो है समतल दर्पण के सामने होती है। ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये भी सही है। डी ऑप्शन में वास्तविक होता है, ये गलत है। यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कभी वास्तविक नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? चलिए 41 के लिए आंसर बताइए। जीएसटी पूछे किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है, लेकिन ऑप्शन में जीएसटी नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सीमा शुल्क। सीमा शुल्क हो गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। और प्रत्यक्ष कर में क्या क्या आता है? तो प्रत्यक्ष कर में आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, उपहार कर, ब्याज कर, सभी प्रत्यक्ष कर है। माउंटबेटन योजना क्या है? चलिए आंसर बताइए, माउंटबेटन योजना क्या है? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना क्या है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना। सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। माउंटबेटन योजना द्वारा भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करने से है। और देखिए माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि हुआ था 1930 में। याद रखिएगा कब हुआ था? 1930 में। ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो साथियों ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष है सुंदरी। याद रखिएगा सुंदरी वृक्ष है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और यह वृक्ष पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र भारत में मुख्यतः पाया जाता है। याद रखिएगा। रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि? रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि यह विशाल चट्टान से निर्मित है। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें सबसे अधिक किसकी खेती होती है? तो कपास की खेती होती है। और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पेडोलॉजी, नोट कर लीजिए, पेडोलॉजी। इसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन होता है। हॉकी का गेंद का रंग कैसा होता है? तो हॉकी के गेंद का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और हॉकी गेंद का वजन पूछे
तो 155 से लेकर 163 ग्राम तक होता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? चलिए 47 के लिए आंसर बताइए। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वर्ण कमल का संबंध है फिल्म में दिया जाने वाला पुरस्कार से। बी ऑप्शन सही है। और साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? सही जवाब है पश्चिम बंगाल का। मणिकर्णिका निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का। आगे देखिए, प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में निम्नलिखित में से किसका योगदान था? चलिए 50 के लिए आंसर बताइए। प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में निम्नलिखित में से किसका योगदान था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? चरक का। बी ऑप्शन सही जवाब है। चरक की पुस्तक याद रखिएगा, चरक संहिता। चरक संहिता। और चरक जो है किसके राज दरबार में रहते थे? तो कुषाण वंश का शासक कनिष्क के दरबार में। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर दिए हैं।